हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मोस्ट वेलकम अपने इसी वीएनआर फैमिली में। मैं एक बार फिर लेके हाजिर हूं आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के थर्ड पेपर को, क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर के हमने दो यूनिट खत्म कर चुके हैं अपने इसी क्लासेस पे। बाकी एक यूनिट के वीडियो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और बाकी क्लासेस हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस वीएनआर क्लासेस में मिलेंगे। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके स्टोर में विजिट करिए, हमारे कोर्स हैं, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो चलते हैं, आपको वहां पे क्या मिलेगा इसके लिए मैं बताना चाहूंगा। वहां पे आपको हमारे एग्जाम सपोर्ट एंड हमारे लेक्चर क्लासेस एंड नोट्स, डिजिटल नोट्स आपको दिए जाएंगे। कोई भी हैंड राइटिंग नहीं होगा, डिजिटल नोट्स होगा जो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे इंग्लिश मीडियम में। चलते हैं, आज देख लेते हैं इसी बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के थर्ड पेपर में जो हमको पढ़ना है। यहाँ पे 4 यूनिट होते हैं। चारों यूनिट का जो पहला नाम है वो है इकोलॉजी, और सेकेंड में हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी को, एंड थर्ड यूनिट में हम पढ़ते हैं एनिमल बिहेवियर, और चौथे में हम पॉल्यूशन को पढ़ते हैं, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी को चौथे लेक्चर क्लास चौथे यूनिट में हम देखेंगे, तीसरे में एनिमल बिहेवियर को देखेंगे, एंड दूसरे में माइक्रोबायोलॉजी, एंड पहले में इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के काफी लेक्चर क्लासेस मेरे 2 साल पहले के अपलोड थे चैनल पे, बट मैंने सोचा एक बार रेन्यूअल करते हैं अपने इसी लेक्चर क्लास के साथ। तो चलते हैं, बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। इस ग्राफ के हेल्प से हम पूरे लेक्चर क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चले तो देखो, बात करते हैं इकोसिस्टम्स की। ये है हमारा यूनिट फर्स्ट, आप कवर कर लीजिएगा। यूनिट फर्स्ट पेपर थर्ड बीएससी थर्ड ईयर, ठीक, ओके। चलते हैं, अब देखो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के यूनिट फर्स्ट में हम डील कर रहे हैं पेपर नंबर थर्ड को, और इसमें हमारा पहला टॉपिक निकल के आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी का पहला लेक्चर क्लास है, यानी यूनिट फर्स्ट जो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हम यूनिट फर्स्ट की जब बात करेंगे तो यूनिट फर्स्ट में हमारा आता है इकोलॉजी। क्या आता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम डेरिवेट कर रहे हैं, उसी का फर्स्ट वीडियो है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। देखो, जब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम्स का तो ये 10 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हमको काफी डेरिवेटिव पार्ट्स को करना पड़ता है, तो इसी डेरिवेटिव पार्ट्स के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम का लेक्चर क्लास जो है वो ये कंप्लीट करेगा कि इकोसिस्टम्स क्या हैं, डिफाइन करिए। कभी कभी पूछता है 1 नंबर में कि डिफाइन करना होता है डेफिनेशंस ऑफ इकोसिस्टम्स। दूसरा यहां पे पूछेगा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम वाला सीरीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम डील करते हैं कि आखिरकार डिफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम्स होते क्या हैं। क्या है डिफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम्स होते क्या? तो सबसे पहले बात होती है, जब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफिनेशंस की तो हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था टेंसले। क्या था? जिनका नाम था टेंसले। तो टेंसले ने 1935 में एक इसको टेंसले कर लो, टेंसले 1935 में क्या बताएं, एक थ्योरी ला के रख दिए, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो हमारा इकोसिस्टम्स होता है, क्या होता है? इकोसिस्टम्स होता है वो इकोलॉजी का एक पार्ट होता है। क्या होता है? इकोसिस्टम इकोलॉजी का एक पार्ट होता है, और ये इकोलॉजी की फंक्शनल यूनिट होती है। ध्यान देना, इकोसिस्टम इकोलॉजी की एक पार्ट होता है, एक यूनिट होती है, और ये एक फंक्शनल यूनिट होती है। और इस यूनिट में एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शंस करके कहीं ना कहीं इकोसिस्टम्स को कंप्लीट कराते हैं। क्या कराते हैं? इकोसिस्टम्स को कंप्लीट कराते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, यानी रिलेट करते हैं। वो जो रिलेशंस होते हैं वो कई टाइप्स के हो सकते हैं। हो सकता है उनमें एनर्जी का इनपुट हो रहा हो, उनमें एनर्जी का आउटपुट हो रहा हो, उनमें एनर्जी का ट्रांसफरिंग हो रहा हो, में शेयरिंग हो रहा हो सकता है किसी के पास एनर्जी का स्टोरेज हो रहा हो, चाहे एबायोटिक के पास चाहे बायोटिक के पास। तो आपको इतना क्लियर हो जाएगा, ओके, कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अब देखो, ये जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं,
अलग अलग कंपोनेंट्स जो हमारे लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं हम उन्हें स्पेशली बायोटिक कंपोनेंट्स में रखते हैं, और जो हमारे ए लिविंग मतलब सजीव की बात करें, सजीव इसमें रख दिया जाएगा। जो हमारे पास निर्जीव होते हैं, निर्जीव कंपोनेंट्स को हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। नॉन लिविंग जो होगा उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स, एंड जो हमारे पास लिविंग कंडीशंस में होंगे हम उनको बायोटिक कंपोनेंट्स के फॉर्म में रख देते हैं। ये तो कहानी हुई इसके डिफिनीशंस की। डिफिनीशंस में एक लाइन लिखिएगा, टेंसले के बेसिस पे अकॉर्डिंग टेंसले 1935 में बताया गया कि जो इकोसिस्टम्स हैं वो इकोलॉजी का एक फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होती है। और इस यूनिट में बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्शंस करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, और वहां पे एनर्जी का ट्रांसफरिंग होता है, एनर्जी का आउटपुट होता है, एनर्जी का इनपुट होता है, एंड एनर्जी का कहीं ना कहीं स्टोरेज होता है। ये पूरा का पूरा बताया गया कब? हमारे इसी कंपोनेंट्स के बेसिस पे, किसके? इकोसिस्टम्स के। अब ये कहानी आगे थोड़ी सी बढ़ती है। हमारे पास एक ओडम नाम के साइंटिस्ट थे। क्या थे? एक ओडम, ऐसे इनका नाम आता है, नोट करके कहीं लिख लेना, ठीक। ओडम, ये आए थे। ओडम जो साहब थे, क्या थे? ओडम साहब थे। ये 1963 में आए थे। कब आए थे? 1963 में। ये भी सेम कहानी बताएं, यही भी बताएं कि इनके बेसिस पे जो इकोसिस्टम्स हैं वो एक नेचुरल यूनिट होती है। क्या होती है? जो हमारा इकोसिस्टम्स हैं, इकोसिस्टम्स एक नेचुरल यूनिट होती है जो कहीं ना कहीं इकोलॉजी के पार्ट को डेवलप करती है। क्या करती है? इकोलॉजी के पार्ट को डेवलप करती है। ये एक हमारी क्या होती है? नेचुरल यूनिट होती है। और इस नेचुरल यूनिट में एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के रिलेशन से, आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शन से क्या करते हैं? यहां पे एक सिस्टम बनाते हैं, एक पूरा एक तंत्र बनाते हैं, और इसी तंत्र को हम इकोसिस्टम्स के नाम से जानते हैं। और ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो हमारी कह सकते हो कि सेल्फ डिपेंडेंट इकोसिस्टम्स होता है। मतलब कह सकते हो कि इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स यहां पे और बायोटिक कंपोनेंट्स यहां पे, ये दूसरे की जो अंतःक्रिया हो रही है इनके बीच, यानी एक दूसरे के बीच जो इनका इंटरेक्शंस हो रहे हैं, ये खुद पे डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे फैक्टर पे नहीं। इनका ये सेल्फ डिपेंडेंस होता है, ये दूसरे पे किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। ये कब बता रहे थे? हमारे ओडम साहब बता रहे थे 1963 में। अब जब ओडम साहब 1963 में बता रहे थे तो आप एक बार करिए क्या कि इस जो हमारा पूरा ग्राफ दिख रहा है, एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं ताकि आपको ग्राफ कॉपी में बनाने में आपको हेल्प मिल सके। तो जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। आप एक स्क्रीनशॉट जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर चलते हैं आगे, ठीक। अब देखना स्टूडेंट, जब बात हमने किया बायोटिक कंपोनेंट्स और यहां पे एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स है इसके 3 फैक्टर होंगे। क्या होंगे? एबायोटिक कंपोनेंट्स के 2 फैक्टर एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के 3 फैक्टर। जो नंबर फर्स्ट हमारे पास फैक्टर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? यहां से प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक। नंबर 2 हमारे पास आता है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। नंबर 3 हमारे पास आ रहा है डीकंपोजर, जिनको हम कहते हैं अपघटनकर्ता। क्लियर हो जाएगा? नंबर फर्स्ट, बायोटिक कंपोनेंट्स को 3 फॉर्म में डिवाइड किया जाएगा। यहां से प्रोड्यूसर फर्स्ट फॉर्म, यानी इसको कहते हैं हम उत्पादक। नंबर 2 कंज्यूमर्स, इनको कहते हैं हम उपभोक्ता, और इनको कहते हैं डीकंपोजर्स यानी अपघटनकर्ता या अपघटक करता। अब याद ध्यान देना, जो हमारे पास उत्पादक है, उत्पादक को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब पहली बात, उत्पादक होते क्या हैं इसके बारे में बात कर लें। जो हमारे पास उत्पादक होते हैं, इनका मतलब होता है कि इनके बॉडी में कहीं ना कहीं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करने का पूरा फंक्शंस होता है। अब हमको पता है कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं 2 ही फैक्ट पे होते हैं, या फिर वो फोटोसिंथेसिस हो, या फिर वो प्रोसेस किसका हो? फोटोसिंथेसिस का हो, या फिर प्रोसेस किसका हो? कीमोसिंथेसिस का हो। क्योंकि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। कहां पे? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमारा होता है। न्यूट्रिशन को 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हमारा ये वाला जो फॉर्म क्लियर करता है, ये फॉर्म जो क्लियर करता है, ये करता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस को, और ये दोनों जो हमारे फॉर्म क्लियर करते हैं, ठीक, ये दोनों ये करते हैं
हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस को। तो यहां पे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, नंबर 2 कीमोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण एंड रासायनिक संश्लेषण या रसायन संश्लेषण। अब बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण में आपको पता है कि 2 चीज की रिक्वायर्ड होती है। किसकी? 2 केमिकल्स की रिक्वायर्ड होती है रॉ मटेरियल के बेसिस पे। यानी कभी भी हमारे पास एक रिएक्शंस कंप्लीट होगा, उस रिएक्शंस के ऊपर हमारा क्या पाया जाएगा? सनलाइट होगा। क्या होगा? सनलाइट होगा। यहाँ पे सनलाइट देखने के लिए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सनलाइट मिल जाएगा। और करता क्या स्टूडेंट? वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या? क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बना लेते हैं? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस जल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इनको कहते हैं हम फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस कंप्लीट होता है, इस रिएक्शंस में हमारे अकार्बनिक पदार्थ यानी कौन? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंपोज होके ऑर्गेनिक के बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इस टाइप्स के रिएक्शंस को हम एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट में होने वाले रिएक्शंस जो हमारे सनलाइट के प्रेजेंटेशन एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंटेशन में जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, हम उन्हें फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस के पार्ट या फिर हम उन्हें एनाबॉलिक रिएक्शंस कह सकते हैं। अब ध्यान देना कि आखिरकार एनाबॉलिक रिएक्शन इसको क्यों बोला जाता है। तो आपको एक लाइन स्पष्ट करना चाहूंगा कि एनाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंपोज्ड होने के बाद बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस करते हैं, हम उन्हें एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। एंड दूसरा कहता है कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज करते हैं, हम उन्हें कैटाबॉलिक यानी कटर रिएक्शंस और एनाबॉलिक मतलब एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। ओके, क्लियर हो जाएगा? एनीवन? कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना, अब हमारे पास जब हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपस में कंपोज करने के बाद कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कुछ प्लांट लिपिड बनाते हैं और कुछ प्लांट जो होते हैं वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो प्रोटीन्स जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली है वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करती है, और कुछ हमारे ऑयली प्लांट्स हैं जैसे सरसों है, ब्रेस्का कंप्रेसिस की बात करें, सरसों है, ये हमारे ऑयल बनाएगा, लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स होंगे वो प्लांट के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहां से हमारा कौन हो जाएगा? ये प्रोड्यूसर हो जाएगा। अब ध्यान देना, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं हमको 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। क्या होते हैं? जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक, प्रोड्यूसर्स को हम 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। वैसे 4 टाइप हमारा इंपॉर्टेंट, हमने 4 लिखा है, 3 टाइप बेस होते हैं, 4 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या देखने के लिए मिलता है? फर्स्ट हमारे पास आता है फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन हमारे पास होते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे पौधे होते हैं। क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन जो हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे छोटे छोटे पौधे होते हैं या ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, खासकर इनको एल्गी बोल सकते हो। ये माइक्रो एल्गी होते हैं। कैसे होते हैं? माइक्रो एल्गी होते हैं, जो वाटर की सरफेस पे या तालाब की सरफेस पे, ठीक, पहले तो तालाब की सरफेस की बात कर लो, कुछ सरफेस पे, कुछ तालाब की गहराइयों में ये पाए जाते हैं, और ये भी वहां तक पाए जाएंगे जहां तक सनलाइट पाया जाएगा। यानी सनलाइट जहां तक जा सकता है तालाब में, वहां तक हमारे फाइटो जो प्लैंक्टन हैं ये देखने के लिए मिल जाएंगे। इसे हिंदी में पादप प्लावक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पादप प्लावक के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ध्यान देना, यदि बात करते हैं समुद्रों में, तो समुद्रों में ऐसा देखा जाता है कि समुद्रों में तो थोड़ा देखने के लिए मिल जाएगा कि ये तालाबों में ही नहीं बल्कि पूरे पूरे समुद्रों में ही दिखाई देते हैं। समुद्रों में भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो फाइटोप्लैंक्टन जो हैं उन्हीं की भूमिकाएं होती हैं। इसमें यूग्लिना हमारा बेस है। क्या है? यूग्लिना हो जाएगा, एनाबिना हो जाएगा, और से
आर्सेटोरिया, हाँ आर्सेटोरिया है, आर्सेटोरिया एंड यूग्लिना एंड हमारे पास एनाबिना, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं किसके, इसी फाइटोप्लैंक्टन के। तो ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इनके बॉडी भी कहीं ना कहीं स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज के रूप में जाने जाएंगे। नंबर 2 के फॉर्म में हमारे पास होता है किसको, फिलामेंटस एल्गस के बारे में बोल रहा है कि फिलामेंटस जो हमारा एल्गी होता है वो क्या है। तो ध्यान देना कि जो ये फिलामेंटस एल्गी हैं वो पूरे पूरे तालाबों में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये भी हमारे पास ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। और उसके बाद इडोगोनियम है, इडोगोनियम एंड स्पाइरोगायरा बेस्ट एग्जांपल है सब फिलामेंटस एल्गी के, जो बायोटिक कंपोनेंट्स के प्रोड्यूसर पार्ट्स को क्लियर करती हैं, यानी कहीं ना कहीं एनर्जी के प्रोडक्शन में वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। नंबर 3 हमारे पास आता है सबमर्ज प्लांट, यानी सबमर्ज प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इसको स्पेशली हम कहते हैं जल नग्न पौधे। जल नग्न पौधे का मतलब ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हो, प्रोड्यूसर की भूमिका निभाते हो, लेकिन वो पूरे के पूरे जल में रहते हो, क्या रहते हो, तालाबों के जड़ों में रहते हो। अब ऐसा माना जाता है कि ये तालाब के जो जल होते हैं, जल के जो जड़ होते हैं, ठीक, जड़ पौधे के जो जड़ होते हैं उनमें ये देखने के लिए मिल जाता है, और वो किसी न किसी पौधे से ये सबमर्ज प्लांट ऐसे होते हैं जो किसी न किसी पौधे से अटैच होते हैं, और अटैच होने के बाद वो तालाब में रहते हैं और फोटोसिंथेसिस की सारी एक्टिविटी करेंगे, और एनर्जी का कहीं ना कहीं वो भी प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। और इसमें यदि हम बात करें वेलिसनेरिया इसका बेस्ट एग्जांपल होगा, वेलिसनेरिया। ओके, नंबर 4 हमारे पास फ्री, और यहाँ पे बोल रहा है फ्री फोल्टिंग प्लांट्स। तो फोल्टिंग प्लांट्स में हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास इसको कहते हैं हम लोग प्लावमान पौधे, हिंदी में ऐसा कुछ नाम होता है, प्लावमान पौधे। ये भी ऐसे होते हैं जो देखो तालाब के जो क्या होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो तालाब के ऊपर ही कीचड़ में ही, कीचड़ जो होता है कीचड़, तालाब का कीचड़, उसी में इनकी जड़ें डूबी होती हैं और वहाँ पे धंसी रहती है, और शेष भाग जो होता है वो पानी के बाहर होता है। जब पानी के बाहर होता है तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करेंगे, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करेंगे, और वहाँ से वो भी एनर्जी का पूरा कह सकते हो कि फॉर्मेशन करती हैं अपने इसी प्रोड्यूसर्स के रूप में। अब देखो, जब ये सब पूरा टॉपिक हमको कब दिखाया जाता है, जब हम पढ़ते हैं कौन, पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में पूरा आएगा, ठीक। तो पॉन्ड इकोसिस्टम्स को हम कंप्लीट कर लेंगे एक छोटा सा फिगर लेके, ठीक। पहले हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर्स। दूसरे नंबर पे आता है ये प्रोडक्शन कर देंगे, पूरे एनर्जी को ये बनाकर ट्रांसफर कर देंगे कंज्यूमर्स के पास। उसको कंज्यूमर यानी उपभोक्ता करने वाला, उपभोग करने वाला भी होंगे। हमने बताया कि ये कैसे होंगे, ये हेटेरोट्रॉपिक होंगे, विषमपोषी होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये तालाब में जो हमारे पास लोग रह रहे हैं, तालाब में लोग जो हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स प्लांट के साथ, यानी प्लांट भी होगा, बाकी हमारे सिस्टम्स होंगे, इनमें आप प्लांट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पे कर लो एक प्लांट, मतलब पॉइंट और कर लो कि जो हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट भी काम यही करते हैं, ठीक। अब ध्यान देना, जो कंज्यूमर्स होंगे, कंज्यूमर्स को स्पेशली उपभोक्ता को हम उनके कह सकते हो ट्रॉफिक लेवल के बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी जो डायरेक्ट किसी प्रोड्यूसर्स को अटैच करता हो, ठीक, उनको किसी प्रोड्यूसर्स को डायरेक्ट अटैक करता हो, ठीक, अटैच होकर डायरेक्टली उसको अटैक करता हो, उनको प्राइमरी बोलते हैं। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, देखो स्टूडेंट, जो ये वाला होगा ये इनमें से किसी को अटैक करेगा, ये वाला जो होगा वो इसको अटैक करेगा, और ये वाला जो होगा वो इसको कहीं ना कहीं अटैक करके अपने पूरे न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करेगा, अपने न्यूट्रिशंस के ट्रॉफिक लेवल को कंप्लीट करेगा। हम अभी आपको पढ़ाएंगे कि ट्रॉफिक लेवल होता क्या है और कैसे एक दूसरे के साथ वो अटैच होते हैं, पूरा मैकेनिज्म आपको क्लियर किया जाएगा। बट अभी हम प्राइमरी कंज्यूमर्स में देखते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में ये बोल सकता है, सिंपल एक लाइन बोल सकते हैं कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सारे के सारे कैसे होते हैं, हर्बीवरस होते हैं, ठीक, कैसे होते हैं, हर्बीवरस होते हैं, यानी वो शाकाहारी होते हैं, केवल वो छोटे छोटे पत्तियों को, छोटे छोटे प्लांट्स को, यानी प्लांट्स को ही कहीं ना कहीं खाएंगे। अब ध्यान देना, ये लोग स्पेशली काफी छोटे होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, जैसे हमारे गाय है वो तो नहीं खाएगी, वो हमारी प्राइमरी कंज्यूमर्स हुई क्योंकि वो शाकाहारी है। तो ध्यान देना, कुछ बड़े हमारे एनिमल्स होते हैं और कुछ छोटे एनिमल्स होते हैं, माइक्रो एनिमल्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं प्राइमरी कंज्यूमर्स की भूमिका निभाते हैं। इसी प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करें, इनको 2 टाइप में डिवाइड कर देता है
हम अपने इसी पॉन्ड इकोसिस्टम्स के बेसिस पे, किसके, पॉन्ड इकोसिस्टम्स के बेसिस पे हम इनको 2 टाइम में डिवाइड कर देते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं बेंथोस। देखो ये जो बेंथोस मीनिंग आती है, बेंथोस इसको हिंदी में कहते हैं नितलक। ये कभी कभी पूछता है शॉर्ट में नितलक, ठीक। नितलक जो बोल रहा है स्टूडेंट्स, जिसको हम बेंथोस कहते हैं, बेंथोस ये ऐसे ये कह सकते हो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये पौधे के सीधे संपर्क में रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स के डायरेक्ट कनेक्ट में हो, क्या हो, डायरेक्ट कनेक्ट में रहते हो और उन्हीं से उनका सेवन करते हो, मतलब उनसे अटैच हो जाना, प्लांट से अटैच होकर डायरेक्टली उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, जो भी एनिमल करेगा हम उन्हें बेंथोस यानी नितलक के रूप में रखते हैं। अब ध्यान देना, ये खासकर तालाब में देखने के लिए मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, तालाब में देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जो मछलियां होती हैं, जो फिशेस होती हैं, फिशेस के जितने लार्वा होते हैं वो हो जाते हैं। उसके बाद हमारे बीटल्स हो जाते हैं, एंड जो मार्श होते हैं वो हो जाते हैं, क्रेस्टेशियन हो जाते हैं, एंड जो मोलस्क होते हैं वो मोलस्का के कुछ एनिमल्स भी हमारे बेंथोस के रूप में काम करते हैं। अगले फॉर्म में ये देखते हैं कि ये जो बेंथोस होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, बेंथोस होते हैं। यदि इनको सही से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे सारे जो एनिमल्स होंगे वो प्लांट्स को ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली अटैक करके अपना न्यूट्रिशंस के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करेंगे इसी पॉइंट्स में। अगला बात करते हैं, यहाँ पे जूप्लैंक्टन की बात कर रहा है। जूप्लैंक्टन के मतलब होता है कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, सॉरी, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो छोटे छोटे एनिमल्स को, क्या होते हैं, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो छोटे छोटे एनिमल्स को क्या करते हैं, खाते रहते हैं। यानी ये एनिमल छोटे छोटे पौधों को खाते रहते हैं। जैसे जो जूप्लैंक्टन होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन को, एंड अमीबा जो उसमें इग्लूना पाया जा रहा है उसको, एंड जो हमारे पास प्रोटोजोआंस होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटोजोआंस होते हैं, वो सारे के सारे इसी जूप्लैंक्टन में आते हैं। यानी यूग्लिना, जो हमारा पूरा फाइलम नंबर फर्स्ट और सेकेंड है, यानी प्रोटोजोआ एंड जो हमारे फोरिफेरा के एनिमल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जूप्लैंक्टन के रूप में काम करते हैं। यानी वो डायरेक्टली अटैच होते हैं किसी एनिमल प्लांट से, ठीक, किसी प्लांट से अटैच हो जाएंगे, इस सेक्टर में किसी से अटैच हो जाएंगे, एंड उनसे वो अपना न्यूट्रिशंस लेते रहते हैं। अब उसके बाद इतनी कहानी खत्म होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है कि दूसरे नंबर पे आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स का एक सिंपल डेफिनेशन यही आता है स्टूडेंट कि ऐसे कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को अटैक करते हो और प्राइमरी कंज्यूमर्स को अटैक करने के बाद वो वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हो, इसीलिए हम इनको कार्निवोरस के नाम से, हर्बीवोरस उनको कह देंगे क्योंकि ये क्या थे, ये डायरेक्टली प्लांट को खाते थे। किसको खाते थे, ये हमारे प्लांट्स को खाते थे, प्लांट न्यूट्रिशन था। लेकिन ये वाले जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास एनिमल न्यूट्रिशंस को दिखाते हैं। जब एनिमल को खाएंगे तो हम उनको क्या कह लेंगे, हम उनको हर्बीवोरस के फॉर्म में रख लेंगे। और ध्यान देना, ये क्या करते हैं, ये हमारे जो मछलियां हुई, हमारे जो इंसेक्ट हुए एंड हमारे प्रोटोजोआंस हुए, इनको ये क्या करते हैं, खाते रहते हैं। अब इनमें क्या आएंगे, इनमें ज्यादा हमारी जो मछलियां होती हैं, छोटी छोटी मछलियां होती हैं, हम उन्हीं को एग्जाम्पल रख लेते हैं, जो फिशेस हैं एंड जो हमारे मोलस्क हैं, हम इनको इस वाले फॉर्म में रख लेते हैं, ठीक, जो सेकेंडरी, कहीं ना कहीं सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंप्लीट करती हैं। जो हमारा टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स भी एनिमल्स को खाती हैं क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को वो अटैक करेंगी। जब वो अटैक करती हैं तो ये बड़ी मछलियां होती हैं, क्या होती हैं, बड़ी मछलियां होती हैं। अब देखो, इनको गेम फिश के नाम जानते हैं कि पूरे तालाब में यदि टर्शियरी हमारा कंज्यूमर्स हैं, हमारे इकोसिस्टम में यदि लेवल बढ़ रहा है, टर्शियरी टेट्रा पेंटा आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अटैक करते जाएंगे एंड वहां से वो न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करते रहेंगे। और जो न्यूट्रिशन की पूरी मैकेनिज्म होगी, ये हमारी जो 10% रूल है, 10% लॉ हमारा आता है इसी इकोसिस्टम में, एनर्जी फ्लो कॉन्सेप्ट ऑफ 10% लॉ, हम उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी, ठीक। तो यहां पे हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी किस पे अटैक करेगा, प्राइमरी पे, और टर्शियरी कंज्यूमर किस पे अटैक करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, ठीक। और इसमें द्वितीयक मछलियों को वो खाएंगे, सारे हर्बीवोरस के फॉर्म में रहेंगे। अब हमारे पास आता है डीकंपोजर, ठीक, क्या आता है, यहां से हम बात कर ले, यहां पे डीकंपोजर की बात करते हैं। तो डीकंपोजर मतलब कि ऐसे पार्ट्स, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स का एक ऐसा पार्ट्स
जो मछलियों में कह सकते हो, मछलियों की जो तालाबें हैं, तालाब के अंदर जब वो मर जाते हैं तो वहां से सेफ्रोफाइट के रूप में, क्या सेफ्रोफाइट के रूप में वहां से वो क्या करती हैं, पूरा का पूरा एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, उस पूरे के पूरे ऑर्गेनिक मटेरियल को, उस मछलियों के बॉडी को, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी एंड प्रोड्यूसर जो हमारे पास हमारे तालाबों में पाए जाते हैं, उन तालाबों के पूरे फॉर्म से वो क्या कर लेती हैं, उनको वहां से डिकम्पोज कर देती हैं, और डिकम्पोज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथिल अल्कोहल को एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को वो फ्री कर देती है, जो हमारे इकोसिस्टम में एक कह सकते हो कि इकोसिस्टम्स को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी होता है हमारे डिकम्पोजर का होना। यहाँ पे सेफ्रोफाइटिक कंडीशंस हैं, कैसे हैं, सेफ्रोफाइटिक कंडीशंस हैं। सेफ्रोफाइटिक कंडीशंस हमारे इकोसिस्टम्स के लिए इतना ज्यादा डेवलप होते हैं कि ये सारे के सारे और बड़े मॉलिक्यूल्स के जो ऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं उनको वो डिकम्पोज करके छोटे छोटे कंपाउंड्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, जिनसे हमारे इकोसिस्टम का जो एनर्जी फ्लो होता है वो काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। इनमें किसको रखेंगे, इनमें हम बैक्टीरिया को रख लेंगे। जितने हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो लगभग इसी हमारे सेफ्रोफाइट्स में आ जाते हैं। ठीक, इन्हें हम माइक्रो कंज्यूमर्स के नाम से भी जानते हैं। कभी एक एग्जांपल पूछ रहा है कि माइक्रो कंज्यूमर्स क्या कहलाते हैं या व्हाट इज माइक्रो कंज्यूमर्स, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि माइक्रो कंज्यूमर्स का मतलब होता है सेफ्रोफाइटिक यानी डीकंपोजर की बात कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कर रहा है। ओके, क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स की। एबायोटिक कंपोनेंट्स लगे हाथ यदि देखा जाए तो हमारे 2 फैक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास होते हैं क्या, क्लाइमेट फैक्टर। इनको क्लाइमेट फैक्टर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जलवायु जो हमारा कारक है। जलवायु कारक में क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो हमारे टेम्परेचर्स हैं, हमारे लाइट हो जाएंगे, हमारी ह्यूमिडिटी हो जाएगी, हमारी एयर हो जाएगी, हमारी एयर के साथ साथ हमारा रेन हो गया। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम्स हैं एंड हमारा जितना भी वाटर इकोसिस्टम्स हैं, क्या वाटर इकोसिस्टम, सनलाइट, ठीक, वाटर इकोसिस्टम, सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी एंड रेन, ये पूरे आते हैं क्लाइमेट फैक्टर पे। कहीं ना कहीं ये पूरे फैक्टर इन पूरे को ध्यान देना, ये जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स को एबायोटिक कंपोनेंट्स डायरेक्टली हिट करता है। मतलब समझना कि यदि इनमें परिवर्तन आएगा तो किसके बेसिस पे आएगा, इसी क्लाइमेट्स और इसी जो एडोफिक हमारा फैक्टर है, इन्हीं दोनों फैक्टर के वजह से पूरे बायोटिक कंपोनेंट्स में परिवर्तन यानी चेंज देखने के लिए मिल जाता है। एक लाइन ये भी कह सकते हो स्टूडेंट्स कि हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं किस पे, इस पे, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स आधारित होगा एबायोटिक कंपोनेंट्स का। ये छोटा है देखने में लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट्स हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारा एडोफिक फैक्टर। एडोफिक फैक्टर किसको रखेंगे, ये जो हमारी मिट्टी होती है, सॉयल, ध्यान देना, सॉयल एंड सॉयल की जो पीएच पॉइंट्स हैं, ध्यान देना, हमारे पास और जो सॉयल कंडीशंस हैं, सॉयल कंडीशंस एंड इसके साथ साथ जो हमारा पीएच पॉइंट्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, पीएच पॉइंट्स होते हैं। ये पीएच पॉइंट्स, मिट्टी के पीएच पॉइंट्स का होना हमारे पास एडोफिक फैक्टर का सबसे बड़ा पॉइंट्स है। जैसे हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है और ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, ठीक, ये सब क्या है, ये सब हमारे टेम्परेचर एंड पीएच पॉइंट से कंट्रोल होते हैं किसी मिट्टी के, किसी भी सॉइल के कंडीशंस में। अब एक चीज ध्यान देना, इस सॉइल की बात करें, क्या इस सॉइल की बात करें, इस सॉइल के कंडीशंस में हमको ये देखने को मिल जाता है कि ये दोनों फैक्टर आपस में कंपोज होने के बाद और यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स को डायरेक्टली हीट करने का काम करता है, यानी उसको पहुंचाता है। और इसे एडोफिक में हम मिनरल्स रख लेंगे, जैसे पोटेशियम K+, सोडियम K+, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, इवन ढेर सारे जो मटेरियल हैं, मिनरल्स हैं, वो भी हमारे एडोफिक फैक्टर को कंप्लीट करते हैं। ये रहा हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम का एक छोटा सा बंडल, जिसमें हमने कोशिश किया कि आपके सारे के सारे प्लांट्स क्लियर हो जाए, सारे सारे पार्ट्स क्लियर हो जाए। हमने प्रोड्यूसर देखा, कंज्यूमर्स देखा, डिकम्पोजर्स और एबायोटिक के क्लाइमेट्स और एडोफिक को कंप्लीट कर लिया। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर क्लास में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को
जय हिंद, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, लर्निंग स्टार्ट रहे, आप सीखते रहे और हमसे सपोर्ट एंड शेयर हमको करते रहें, ताकि हम भी आपके प्यार से आगे बढ़ते रहे और हमारी वीएनआर फैमिली जितनी बड़ी हो रही है, हमारे दायित्व उतने बढ़ रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ रही है, लेकिन आपका प्यार अच्छा लगता है, काम करने में हमको मज़ा आता है। ठीक, जब आप नीचे कमेंट करते हैं, जो भी टॉपिक हो नीचे कमेंट करो, ठीक, उनके हम रिप्लाई देते हैं।